वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए 2026 के लिए टेस्ट फुल लेंथ पेपर नंबर 2 देख रहे हैं। ये टेस्ट बिल्कुल पेपर जैसा होगा। आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश ग्रामर का 60 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट नंबर वीडियो 1 है, ये टेस्ट नंबर 2 है। शाम 3 बजे पर आप लोग यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास पे आ जाइए, उस पर आप लोग को वीडियो ये मिलेगा। ठीक, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग पेन कापी लेके बैठिए और कमेंट में हमें बताइए किसका कितना क्वेश्चन सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे आते हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बल का एसआई इकाई क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बल है उसकी एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कह रहा है बल का एसआई इकाई क्या है। न्यूटन है, जूल है, वाट है, पास्कल है। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से एक क्वेश्चन आप लोग के पेपर में ज़रूर आएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके लोगों के पेपर में ज़रूर आएगी, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो या जेएनएम हो। तो पहला लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा पास्कल। जो पास्कल होता है, पास्कल ये हमारा प्रेशर का होता है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। फोर्स का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल के नाम से जाना जाता है। ठीक, वाट जो होता है ये हमारा पावर का एसआई यूनिट होता है। पावर जिसे हम लोग शक्ति कहते हैं। पावर बराबर होता है P बराबर होता है W अपान टी। W को डिनोट की जाती है वर्क से, W डिनोट होता है वर्क से, और T इज इक्वल टाइम होता है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। वर्क अपान सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। जूल जो होता है, जूल ये हमारा वर्क का मात्रक होता है। जूल जो होता है वर्क का मात्रक होता है। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग न्यूटन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर लिखते हैं। न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वो जूल कहते हैं। और बल का एसआई मात्रक जो हमारा न्यूटन होता है, तो इसका आंसर नंबर ए होगा। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। फोर्स बराबर हमारा होता है मास इंटू एसिलरेशन। फोर्स इज इक्वल होता है मास इंटू एसिलरेशन। मास द्रव्यमान और एसिलरेशन त्वरण। तो मास इंटू एसिलरेशन को ही हम लोग न्यूटन कहते हैं। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। 10⁵ डाइन होता है। डाइन जो होता है ये हमारा बल का सीजीएस मात्रक होता है। डाइन जो होता है ये बल का हमारा सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट जो होता है ये हमारा बल का होता है। ठीक, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसका आंसर नंबर ए है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल कितना होता है। 1 kg मीटर पर सेकंड, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन हम कैसे निकालते हैं, तो हम पहले लिखते हैं F बराबर मास इंटू एसिलरेशन। यहाँ m डिनोट करता है मास को, मास बराबर होता है हमारा द्रव्यमान। ए डिनोट करता है हमारा एसिलरेशन को डिनोट करता है। मास का जो एसआई यूनिट हमारा केजी होता है। एसिलरेशन को हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कि केजी मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास का सीजीएस यूनिट अगर देखा जाए कि जो हमारा इसका फोर्स का सीजीएस यूनिट अगर देखा जाए तो ये भी डाइन, इसको ऊपर हमने डिस्प्लेसन किया है कि फोर्स का डाइन होता है। ठीक, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन भी सही होता है, और 1 न्यूटन इज इक्वल होता है केजी
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी सही होता। अब ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही हमारा सही रहेगा। तो ऑप्शन में हमारा 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल 1 kg मीटर पर सेकंड, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व किसका गुण है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बल का, द्रव्यमान का, वेग का या समय का। जड़त्व किसका गुण होता है, तो जड़त्व क्या हमारा बल पे काम करता है या द्रव्यमान पे या वेग पे या समय। तो समय से जड़त्व का कोई लेन देन नहीं है, वेग का भी नहीं, बल का। तो जड़त्व जो होता है, जड़त्व हमारा होता है प्रोपोर्शनल बाई द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है, द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर जड़त्व का मान ज़्यादा है तो द्रव्यमान का भी मान ज़्यादा होगा, अगर जड़त्व का मान कम है तो द्रव्यमान का भी मान कम होगा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के समान पे काम करते हैं। तो जड़त्व किसका प्रॉपर्टी है, तो जड़त्व जो होता है ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो कमेंट में आंसर आ रहा कि जड़त्व जो प्रॉपर्टी है ये मास का है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जड़त्व किसकी प्रॉपर्टी है, तो मास का है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व, ऑब्जेक्ट विथ द ग्रेटर मास हैज। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व क्या कम जड़त्व होता है, लेस इनर्शिया, अधिक जड़त्व मोर इनर्शिया, शून्य जड़त्व जीरो इनर्शिया, समान जड़त्व सेम इनर्शिया। जड़त्व जो होता है ये न्यूटन का प्रथम नियम से एक्सप्लेन होता है। न्यूटन का प्रथम नियम से, ये हमारा फर्स्ट नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे काम करता है। फर्स्ट लॉ जो होता है वो हमारा इनर्शिया पे काम करता है। ठीक, तो अधिक द्रव्यमान क्या होता है, तो इनर्शिया, अभी हम ऊपर देखे हैं कि इनर्शिया, तो कह रहा है कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व क्या होगा, ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास हैज। तो इनर्शिया जो होता है हमारा, इनर्शिया प्रोपोर्शनल मास पे होता है। जो जड़त्व होता है वो मास पे काम करता है। अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा जड़त्व का मान, तो द्रव्यमान का भी मान ज़्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि अधिक द्रव्यमान, तो उसका क्या कह रहा है कि मास अधिक है, द्रव्यमान अधिक है, तो जड़त्व क्या होगा, ये जड़त्व पूछ रहा है, इनर्शिया क्या होगा। तो अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, तो इसके लिए मोस्ट इनर्शिया, तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, मोस्ट इनर्शिया। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा बी है। चलिए अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन फर्स्ट लॉ रिलेटेड टू, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, त्वरण एक्सीलरेशन से, जड़त्व इनर्शिया से, क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन एंड रिएक्शन से, बल। तो बल को अभी बताए हैं कि कोई कार्य करने में जितनी एनर्जी दी जाती है उसी को हम लोग बल कहते हैं। बल, जो बल हमारा होता है वो हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होती है, वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें वजन हो। कोई भी वस्तु अगर स्थान घेर रहे या उसमें वजन है तो उसी को हम लोग मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इनटू वेलोसिटी, चेंज इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग होता है, वेग की परिवर्तन को, दर को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, वेग चेंज इनटू वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक, क्रिया एंड प्रतिक्रिया नियम, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि किसी पिंड पर अगर आप बल लगा रहे हैं तो वो पिंड वापस आपको बल लगा रही है, तो उसी हम लोग न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए कि हम अगर नाव से कूदने पर नाव को पीछे की ओर जाना, नाव से अगर कोई व्यक्ति कूदता है तो नाव पीछे ओर चली जाती है। गोली मारने से बंदूक की पीछे की ओर आना, गोली मारने के बाद बंदूक पीछे की ओर आती है, वो सब न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, जिसे हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के भी नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम्पल है, जैसे हम बॉल को पकड़ने के बाद हाथ को पीछे करना, ये सभी हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है।
एसिलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, जिसे हमारा फार्मूला आता है एफ इंटू एसिलरेशन। एफ इंटू एसिलरेशन जो होता है वो हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। जो हमारा वेग में संवेग में एक्सचेंज होता है उसी को हम न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। अब प्रथम नियम कहता है कि कोई पिंड है वो स्थिर है, उस पर तब तक बल लगा के गतिशील ना किया जा सके, उसी को हम लोग प्रथम नियम कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम हमारा इनर्शिया पे काम करता है, इनर्शिया। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, इनर्शिया। इनर्शिया भी बताएं, इनर्शिया रिलेट करती है मास से, मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, इनर्शिया कम टू मास कम। तो 5 का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया किस नियम से है? एक्शन एंड रिएक्शन टू प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, या ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होता है? यह प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 बराबर आर स्क्वायर होता है। अब प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह उठता है तो यह बराबर हो जाता है जी बराबर हो जाता है, यह बराबर हो जाता है m1 m2 बटे आर स्क्वायर। हम जब जी निकालते हैं तो एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2 ये तो कोई भी वस्तु कहीं भी स्थिर है तो वो ग्रेविटेशनल के कारण ही, और ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण वह पृथ्वी पर है। द्वितीय नियम को एफ बराबर एम ए कहते हैं, द्वितीय नियम को एफ बराबर एम ए कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया जो नियम है ये न्यूटन के थर्ड लॉ से, क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है ये न्यूटन के थर्ड लॉ से है, इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम ऑन ऑब्जेक्ट क्या होगा? संवेग क्या होता है? m प्लस वी, m माइनस वी, m इंटू वी, m अपान वी। तो संवेग p बराबर होता है मास इंटू वेलासिटी, संवेग p बराबर होता है मास इंटू वेलासिटी। मास हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, और वेलासिटी को हम लोग वेग कहते हैं, वेलासिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और द्रव्यमान को हम लोग केजी लिखते हैं, वेग को हम लोग लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो मोमेंटम बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकंड को ही हम लोग मोमेंटम कहते हैं। लेकिन ये इसमें केजी मीटर पर सेकंड ये यूनिट में नहीं दिया, तो ये इसके फार्मूले में दिया है। तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम जो होता है ये m इंटू वी होता है, तो इसीलिए 7 का आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछ ले कि दे दे कि ऐसे आपको क्वेश्चन एक पूछ ले कि क्वेश्चन में दे दे कि उस किसी ऑब्जेक्ट का मास 3 kg है, किसी ऑब्जेक्ट का मास 3 kg है, और उसकी वेलासिटी अगर वेलासिटी कह दे कि उसकी 12 मीटर प्रति सेकंड है, तो 12 मीटर पर सेकंड है तो उसकी मोमेंटम कितना होगा? पूछ ले कि उसका मोमेंटम डिफाइन करिए कितना होगा। तो P बराबर होता है मास इंटू वेलासिटी। मास उसका कितना है? 3 kg है, वेलासिटी उसका कितना है? 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 36 kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 36 kg मीटर प्रति सेकंड उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन एक नॉर्मल मोमेंटम के फार्मूले पे क्वेश्चन आपको हम बता दिए कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु की मोमेंटम जो है वो हमारी 36 kg मीटर प्रति सेकंड है, और उसमें मास हमारा दिया है 3 kg है, तो उसकी वेलासिटी कितनी है? वेलासिटी कितनी होगी? तो फार्मूला हम पढ़े हैं कि P बराबर मास इंटू वेलासिटी होती है। तो V बराबर क्या हो जाती है? वेलासिटी अपान मास। वेलासिटी उसके कितनी है? 36 है, मास उसमें 3 kg है, तो उसकी वेलासिटी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक, तो वही कह रहा है किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलासिटी होता है।
तो इसका आंसर सी होता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संवेग की एसआई इकाई क्या है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एसआई यूनिट केजी मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन, जूल या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है ये हमारा त्वरण का होता है, त्वरण जिसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक, जूल जो होता है ये हमारा कार और वर्क का होता है, कार और वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है। ठीक, न्यूटन जो होता है ये हमारा फोर्स का होता है, न्यूटन जो होता है ये हमारा फोर्स का होता है। तो संवेग का क्या होता है, संवेग p बराबर होता है मास इंटू वेलासिटी, मास इंटू वेलासिटी। वेलासिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, मास को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसी फार्मूले पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलासिटी पूछ ले कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलासिटी, हमारी वेलासिटी 10 मीटर प्रति सेकंड है और उसमें मोमेंटम हमारा 5 केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड की है, तो उसका मास कितना होगा, उसका मास कितना होगा। तो फार्मूला पढ़े हैं कि P बराबर होती है मास इंटू वेलासिटी। उसने मास पूछा तो मास बराबर होगा P इंटू वी। तो उसका मोमेंटम कितना है, 10 है, वेलासिटी मोमेंटम उसका कितना है, 5 है, वेलासिटी उसमें 10 है। तो उस ऑब्जेक्ट की कितना होगी, उसकी ऑब्जेक्ट की मास कितना होगी, 50 केजी होगा, 50 केजी उसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु पर बल ना लगने पर उसकी गति कैसी होगी। कह रहा है इफ नो फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, वस्तु पर बल ना लगे तो उसकी गति कैसी होगी, गति बदलती रहती, स्पीड चेंज होगी, वस्तु विराम में आ जाती है, स्टॉप मूविंग हो जाएगा, समान वेग से चलती है, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिशा बदलती रहती है, डायरेक्शन चेंज। कि ये मानो कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है 5 केजी का, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कितना, 5 केजी का, ये ऑब्जेक्ट कितना है, 5 केजी का है। ठीक, कह रहा कि बस पे बल ना लगे, इस पर कोई हम फोर्स ना लगाएं, इस पर मान लो सपोज दैट करो हम फोर्स ना लगाएं, तो बस की गति कैसी है। अगर फोर्स लगा देंगे तो बस, अगर फोर्स लगाएंगे तो बस में गति भी बदल भी सकती है, गति रुक भी सकती है, गति कुछ भी हो सकती है, तो गति विराम में भी आ सकती है। अगर उसमें ब्रेक लगा दे तो बस विराम में भी आ जाएगी। तो कह रहा कि वस्तु जो है, वस्तु पर बल ना लगने पर वह समान वेग से चलती है। ये अगर 5 केजी से चल रही तो उसमें बल नहीं लग रहा है, तो ये आगे भी 5 ही केजी से चलेगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, समान वेग से चलती है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बल इज इक्वल कितना, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान अपान त्वरण, मास अपान एक्सीलरेशन, वेग इंटू दूरी, वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, समय इंटू टाइम, टाइम इंटू द्रव्यमान, टाइम इंटू मास। तो मास अपान टाइम कोई फार्मूला शो नहीं करता है। ठीक, तो फोर्स का देखा जाए, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इनसे आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि गेंद का आकार बदलना किस प्रकार का प्रभाव है। कह रहा कि चेंजिंग शेप ऑफ ए बॉल ड्यू टू फोर्स इज। कह रहा गेंद का आकार बदलना किस प्रकार का प्रभाव है, गति में परिवर्तन, चेंज इनटू इन मोशन, दिशा में परिवर्तन, चेंज इन डायरेक्शन, आकार में परिवर्तन, चेंज इन शेप, ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन एनर्जी। कह रहा कि गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन करने से क्या गेंद का आकार बदलेगा, नहीं। गति में अगर ये मान लो बॉल है,
ये सपोज करो कि ये कोई बॉल है, टेनिस बॉल है, इसमें अगर हम स्पीड बढ़ा दें, इसकी स्पीड बढ़ा दें तो क्या इसकी गति की आकार, इसकी आकार बदल जाएगी? नहीं, इसकी आकार सेम ही रहेगी, बट उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। गेंद का आकार बदलने के लिए क्या होगा? अगर मान लो ये हमारा ईस्ट के साइड में बॉल को फेंका गया है, तो क्या गेंद की स्पीड बढ़ाने से वह ईस्ट से पश्चिम की ओर तो वेस्ट की ओर तो जाएगा नहीं, वह ईस्ट की ही ओर जाएगा, लेकिन फास्ट जाएगा। अगर ऊर्जा में परिवर्तन कर देंगे, एनर्जी में अगर हम परिवर्तन कर देंगे, तो गेंद की स्पीड कम भी हो जाएगी, ज़्यादा भी हो जाएगी। तो कह रहा गेंद का आकार बदलना किस प्रकार का फर्क? अगर गेंद को हम एक्सचेंज करके, मान लो सपोज करो गेंद को मैं ऐसे बना दूं, तो क्या उसके आकार में परिवर्तन हुआ? आकार बदलने से आकार में परिवर्तन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गेंद का आकार बदलने पर आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या होता है? इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो बल एक दिशा में लगते हैं कुल बल क्या होता है? टू फोर्स इन सेम डायरेक्शन। जब दो बल एक दिशा में लगते हैं तो कुल कितना बल होता है? घट जाते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐड होते हैं, शून्य हो जाता है, बिकम जीरो, या उलट जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। माना ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। दोनों ऑब्जेक्ट पे इस पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का भी बल लग रहा है। इस पे भी सपोज करो कि इस पे भी हमारा 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में, दोनों ए भी ईस्ट में चल रहा है और ए भी ऑब्जेक्ट हमारा ईस्ट में चल रहा है, तो उसके दोनों बल में कुल बल कितना होगा? अगर एक पे 5 न्यूटन लग रहा है, दूसरे पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो दोनों बल में क्या होगा? तो दोनों बल को हम ऐड करेंगे, फोर्स बराबर हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट का प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो यह बराबर हो जाएगा 5 + 10, 5 + 10 जो हो जाएगा टोटल फोर्स हमारा निकल के आएगा 15 न्यूटन का। तो कह रहा कि जब दो बल एक दिशा में लगते हैं तो कुल बल ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब बल विपरीत दिशा में लगते हैं कुल बल, कह रहा अपोजिट डायरेक्शन फोर्स जुड़ते हैं, घटते हैं, दुगने हो जाते हैं, डबल, या ख़त्म हो जाते हैं, जीरो। तो ये फिर उसी ऑब्जेक्ट की, लेकिन हम लोग समझते हैं, माना एक बल इधर एक बल इधर, ठीक। अब कह रहा कि जब बल विपरीत दिशा में, माना एक बल हमारा जो 5 न्यूटन का आगे की तरफ, मान लो 10 न्यूटन हमारा आगे की तरफ बल लग रहा है ईस्ट की ओर, और दूसरा हमारा न्यूटन जो दूसरा ऑब्जेक्ट पे हमारा वेस्ट की तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो उसमें क्या होगा? अगर एक का बल पूरब की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर हो, तो दोनों बल जो होगा वो हमारा निगेटिव आता है, तो वो घटते हैं। तो 10 - 5 करेंगे तो हमारा 5 न्यूटन का ही बल लगेगा, 5 न्यूटन का ही बल लगेगा। तो बल क्या होते हैं? घटते हैं। जब दो विपरीत दिशा में लगते हैं बल तो वो हमारे घट जाते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या होता है? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी, घट जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि तृतीय नियम के अनुसार यदि आप दीवार को धक्का देंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इफ यू पुश ए वॉल, कह रहा कि जब तृतीय नियम के अनुसार यदि हम दीवार पर धक्का देंगे तो दीवार आगे की ओर बढ़ेगी, वॉल जो होगी मूव्स, दीवार पीछे से धक्का देगी, वॉल पुश बैक, कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस, दीवार टूट जाएगी, वेल ब्रेक्स। देखो, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये पूछ रहा है, देखो अगर हम दीवार पे धक्का देंगे तो दीवार टूट भी जाएगी, ये भी बात सही है, लेकिन ये इस क्वेश्चन की दृष्टि से गलत है। ये क्वेश्चन में उसने स्पष्ट लिख दिया है कि आपको तृतीय नियम के अनुसार ही देखना है। उसने
क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपको तृतीय नियम के अनुसार देखना है। यदि आप दीवार पे धक्का लगाएंगे तो न्यूटन का तृतीय नियम आपको क्या कहेगा। तो देखो, धक्का लगाने से एक संभावना ये भी हो सकती है दीवार टूट भी जाएगी, ये भी एक संभावना सही है। दीवार आगे की ओर बढ़ जाएगी, ये भी सही है। दीवार कुछ नहीं होता है, ये भी सही है। बट ये क्वेश्चन के दृष्टि से तीनों गलत हैं। उसने स्पष्ट लिख दिया कि बाबूजी आपको न्यूटन का तृतीय नियम लगाना है, आपको न्यूटन का थर्ड नंबर ला लगाना है। कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि हम किसी वस्तु पर अगर बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी हमें अगर बल लगाती है तो तृतीय नियम आएगा, तो एक्शन रिएक्शन ला। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहेगा, एक्शन रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ, जिसे एक्शन एंड रिएक्शन के लॉज के नाम से जाना जाए, उसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक, तो दीवार पर अगर हम धक्का देंगे तो दीवार हमें पीछे को ओर धक्का देगी, तो वही न्यूटन का तृतीय नियम सही होगा। अगर इसी एग्जाम्पल के दर पे दे दे कि नाव से कूदने के बाद नाव का पीछे जाना, क्या ये न्यूटन का तृतीय नियम पे लागू होता है कि नहीं होता है, तो ये भी लागू होता है। अगर कोई एग्जाम्पल ये दे दे कि बंदूक की गोली छूटने के बाद बंदूक को पीछे की ओर आना, क्या ये तृतीय नियम है कि है सही है या गलत है, तो ये भी न्यूटन की तृतीय नियम है। बंदूक से गोली निकलने के बाद बंदूक को पीछे की ओर आना, ये भी तृतीय नियम का एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक, और तीसरा एग्जाम्पल का, दीवार पर अगर धक्का देंगे तो दीवार पीछे आपकी ओर भी धक्का देगा, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम को एक्सप्लेन करता है। तो ही कह रहा कि 14 वाला क्वेश्चन कि तृतीय नियम के अनुसार यदि आप दीवार को धक्का देंगे तो दीवार भी पीछे से धक्का देगी। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो तो SRP क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि संवेग 20 kg मीटर प्रति सेकंड और द्रव्यमान 4 kg हो तो वेग कितना होगा। 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, या 5 मीटर पर सेकंड, या 10 मीटर पर सेकंड। तो अभी ऊपर हम संवेग के क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोग इसको कमेंट में जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। हम 1 मिनट वेट करते हैं, तब उसके बाद हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हम क्या है, यदि संवेग 20 kg मीटर पर सेकंड हो और द्रव्यमान 4 kg हो तो वेग क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके कमेंट में बताइए। तो जो मोमेंटम दिया है वो हमारा 20 kg मीटर प्रति सेकंड दिया है। kg मीटर प्रति सेकंड क्यों लगाया गया, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलासिटी, मास इंटू वेलासिटी। तो इसने वेलासिटी को लिया है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, और मास को ये डिफाइन किया है केजी से। तो टोटल वैल्यू बन के आता है P बराबर kg मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए मोमेंट को लगाया है। द्रव्यमान का क्या होता है kg, तो इसने मास कितना लिया है, मास इसने लिया है 4 kg लिया है, 4 kg लिया है। तो उसने वेलासिटी पूछा है, वेलासिटी कितनी होगी। तो फार्मूला P बराबर हम पढ़े m इंटू वेलासिटी, तो v इंटू हो जाता है P अपान m। कुछ लोग का आंसर आने लगा, कुछ लोग का आंसर C बता रहे हैं। तो P का मान दिया है 20, m का मान दिया है 4, तो 4 से काटेंगे तो v बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर नंबर C, कुछ बच्चे ने कमेंट में बताया, तो इसका आंसर नंबर C। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगे तो त्वरण क्या होगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण पूछा है इसीलिए वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया है। तो मास इसमें कितना दिया है, मास हमारा दिया है 10 kg, मास कितना दिया है 10 kg दिया है। बल उस पर कितना लगा रहा है 20 न्यूटन, उसने बल किसने लगाया 20 न्यूटन का लगाया है। ठीक, और उसने हमसे त्वरण पूछा है, ये हमसे त्वरण पूछ लिया, त्वरण। तो फार्मूला क्या होता है, फोर्स उस पर 20 न्यूटन का लगा है,
तो यह बराबर होता है मास इंटू एसिलरेशन होता है, मास इंटू एसिलरेशन होता है। जब हम ए निकालते हैं तो मास अपान एसिलरेशन हो फोर्स अपान मास हो जाता है। एसिलरेशन जब निकालते हैं तो एसिलरेशन बराबर फोर्स अपान मास हो जाता है। फोर्स उस पर कितना दिया है 20 न्यूटन का दिया और मास उस पर 10 केजी का लगा रहा है, तो एसिलरेशन हमारा निकल के आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आ गया, तो इसके लिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन के और दूसरे तरीके से पूछ ले कि उस पर अगर हम लगा रहे हैं मास उस पर 5 केजी है, 5 केजी है और उस पर हम अब की त्वरण उस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा रहे हैं, तो उसका फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि यह बराबर होता है मास इंटू वेलासिटी, मास इंटू एसिलरेशन, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एसिलरेशन। तो मास उस पर 5 केजी है, एसिलरेशन हमारा 10 है, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा हमारा 50 न्यूटन आ जाएगा। टोटल फोर्स हमारा 50 न्यूटन आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये फार्मूला से ए भी बन सकता है। ठीक, आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कब संवेग संरक्षण होता है। व्हेन इज ए मोमेंटम कंसेप्ट, कब संवेग संरक्षण होता है। बाहरी बल हो विथ एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल ना हो नो एक्सटर्नल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हो ग्रेविटी प्रेजेंट, वस्तु भारी हो ऑब्जेक्ट हैवी हो। तो संवेग कब लगता है, P बराबर जो मास इंटू वेलासिटी कब लगता है, ये इसमें पूछना चाह रहा है। ठीक, अगर P उसने अगर एक क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, मान लो जेनम के पेपर में ये भी पूछ सकता है कि संवेग की बीमा क्या होती है। बीमा अगर पूछ ले कि संवेग की बीमा क्या होती है, तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, और वेलासिटी को क्या लिखते हैं, LT पे -1 लिखते हैं, LT पे -1 लिखते हैं, LT पे -1 लिखते हैं। तो टोटल निकल के आता है MLT पे -1, MLT पे -1 किसकी बीमा होती है, तो ये बीमा हमारी होती है मोमेंटम की होती है। बीमा किसकी होती है, मोमेंटम की होती है, बीमा मोमेंटम की होती है। इसमें से भी एक क्वेश्चन जेनम में पूछा जा सकता है। तो कब संवेग संरक्षण होता है, बाहरी बल जब ना रहे तब संवेग संरक्षण होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि F बराबर ma किस नियम से संबंधित है। F इज इक्वल ma बिलोंग टू, कह रहा F इज इक्वल ma बिलोंग टू प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ से, द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ से, तृतीय नियम से, थर्ड लॉ से, या गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन जो हमारा 3 नियम था, b बराबर u प्लस ए टी, बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as, और एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति के 3 नियम थे। तो ये और न्यूटन के 3 नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम हमारा जो कहता है जड़त्व का नियम कहते हैं, प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। तृतीय नियम को हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है तृतीय नियम को। F बराबर ma को हम लोग द्वितीय नियम कहते हैं, F बराबर ma को हम लोग द्वितीय नियम कहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगर पूछ ले कि फोर्स की बीमा क्या होती है, फोर्स की बीमा क्या होती है, फोर्स की बीमा क्या होती है, तो यह बराबर हमारा होता है m इंटू ए। एम को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, और मीटर को द्रव्यमान को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। केजी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और मीटर को हम लोग एल से, और टी पे स्क्वायर है तो MLT पे -2, MLT पे -2, ये हमारी बल की बीमा होती है, MLT पे -2। ठीक, तो इसका आंसर नंबर बी हो गया है। 19 नंबर क्वेश्चन करता है कि द्रव्यमान और जड़त्व का संबंध कैसा है। रिलेशन बिटवीन मास
इंटू इनर्शिया। द्रव्यमान और जड़त्व का संबंध कैसा है? द्रव्यमान बढ़े तो जड़त्व कम, मोर मास लेस इनर्शिया। द्रव्यमान घटे तो जड़त्व ज़्यादा, लेस मास मोर इनर्शिया। द्रव्यमान बढ़े तो जड़त्व बढ़े, मोर मास मोर इनर्शिया। कोई संबंध नहीं, नो रिएक्शन, नो रिलेशन, तो ये गलत है। हम पहले देखते हैं मास। मास मतलब द्रव्यमान, प्रोपोर्शनल इनर्शिया, इनर्शिया इनर्शिया, ठीक, मास प्रोपोर्शनल इनर्शिया। अगर कोई मास को बढ़ा रहा है तो इनर्शिया अपने आप हाई हो जाएगी। तो ही कह रहा कि द्रव्यमान जो बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा, और ये फिजिक्स की लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स की कह रहा कि वक्र पथ पर चलती वस्तु की दिशा क्यों बदलती है? वाई डज एन ऑब्जेक्ट इन कवर्ड पथ चेंज इन डायरेक्शन? वक्र पथ, ये मानो कोई एक वक्र का पथ है, उस पे वस्तु की दिशा क्यों बदलती? द्रव्यमान के कारण, बिकॉज मास के कारण, जड़त्व के कारण, बिकॉज इनर्शिया के कारण, बल के कारण, बिकॉज ऑफ फोर्स के कारण, या ताप के कारण, बिकॉज ऑफ हीट के कारण। ये माना ये बल यहाँ से, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए से स्टार्ट हुआ, ए से चल के कुछ दूर बाद ये चल के आया, ये किसके द्वारा चल के यहाँ आया? ये चल के आया, कुछ देर में यहाँ चल के आया, ठीक। तो फिर वह कुछ ही देर में वक्र पथ पे फिर वो चल के कुछ देर में यहाँ आ गया, वो चल के कुछ देर में सपोज करो यहाँ चला आया, वो चल के यहाँ चला आया। फिर माना कि कुछ देर के बाद वो ऐसे चल के यहाँ चला आया, यहाँ चला आया, तो वो किसके द्वारा अपनी पथ को बदल रहा है? तो वो बदलने के लिए उसमें क्या जरूरी है, हो रही है, तो उसमें बल के कारण वह अपना पथ बदल रहा है। तो वक्र पथ पे दिशा कब बदलती है? जब उस पर हम बल लगाते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है। इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है, ठीक। केमिस्ट्री पे आइए। केमिस्ट्री पहला क्वेश्चन कह रहा कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर देयर? मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो जो हमारे मिक्सचर होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होमोजीनस मिक्सचर, एक हमारा होमोजीनस मिक्सचर, एक हमारा होमोजीनस मिक्सचर, एक हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस में हम क्या कहते हैं, पदार्थ को अलग नहीं कर सकते। होमोजीनस में हम पदार्थ को अलग नहीं कर सकते। हेट्रोजीनस में हम पदार्थ मैटर को अलग कर सकते हैं। होमोजीनस का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें शुगर एंड पानी का सॉल्यूशन, शुगर एंड पानी के सॉल्यूशन को क्या हम लोग अलग कर सकते हैं? अगर शुगर और पानी एक में घुल जाए, मिक्सचर हो जाए, तो क्या उसको अलग कर सकते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस में जैसे दाल और नमक का मिलना, दाल और नमक का मिल जाना, तो उसको हम लोग अलग कर लेंगे ना। दाल और नमक मिल जाए तो उसे उसे हम लोग अलग कर सकते हैं। तो जो मिक्सचर अगर देखा जाए तो मिक्सचर हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस में क्या होता है, हम पदार्थ को अलग नहीं कर सकते हैं। पदार्थ को अलग नहीं मतलब उस पदार्थ को हम किसी भी मेथड के द्वारा उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर पानी और शुगर मिल गया या नमक और पानी घुल जाए तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होता है उसको हम ऑफिशियली अलग कर सकते हैं। दाल जैसे नमक हुआ, दाल चने का हुआ, इसमें हम क्या ये थे अलग कर सकते। तो मिक्सचर हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? विच ऑफ ए फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस? हवा, मिल्क, पानी, नमक का घोल, साल्ट सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ होता है? शुद्ध पदार्थ में हमारा देखो, हवा में भी मिक्सचर है, दूध में भी वाटर एंड कैल्शियम, बहुत सारे मिनरल का मिक्सचर है। नमक का घोल में, नमक में NaCl है प्लस H2O है, ठीक। तो H2O हमारा क्या होता है? पानी, वो हमारा शुद्ध होता है।
तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। H2O हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। HCl जो होता है हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइड का उदाहरण कौन सा है। विच ऑन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोलाइड सोल्यूशन। कोलाइड सोल्यूशन क्या, धुआं स्मोक है, नमक पानी साल्ट वाटर, मिक्स्ड दास एलॉय, या तेल पानी का मिश्रण ऑयल वाटर मिक्सचर। तो नमक पानी ये हमारा होमोजीनस मिक्सचर है, ये हमारा होमोजीनस मिक्सचर में आता है, होमोजीनस मिक्सचर में आता है। तेल पानी का मिश्रण ये हम अलग कर सकते हैं, तेल पानी ये हेट्रोजीनस मिक्सचर में आता है, हेट्रोजीनस में आता है। मिश्र दात भी हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर में आता है, क्योंकि मिश्र दात में हम अलग कर सकते हैं। लेकिन धुआं स्मोक है, ये हमारा कोलाइड सोल्यूशन है, इसीलिए ये इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, आंसर नंबर इसका ए हो जाता है, इसका आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोल में विलय क्या होता है। सॉल्यूट इज ए सोल्यूशन इज, कह रहा अधिक मात्रा वाला पदार्थ, लार्ज क्वांटिटी सब्सटेंस, कम मात्रा वाला पदार्थ, स्मॉलर क्वांटिटी सब्सटेंस, दोनों समान, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा नहीं। पहले हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन जो हमारा सोल्यूशन जिसे हम लोग विलयन कहते हैं, सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन हमारा जो होता है दो प्रकार का होता है। एक में आता हमारा विलय आता है, विलय जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, सोलूट के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा क्या आता है, विलायक होता है, विलायक होता है, विलायक होता है। विलायक को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो कोई विलयन अगर बनेगा तो उसमें विलायक की मात्रा अधिक होगी, विलय की मात्रा कम होगी। सॉल्यूशन में मोर देन क्वांटिटी सॉल्वेंट, लेस देन क्वांटिटी इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में विलय की मात्रा क्या होती है, विलय कम मात्रा वाले पदार्थ को ही हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, पाँच कह रहा हवा किस प्रकार का मिश्रण है। एयर इन विच टाइप ऑफ मिक्सचर, सजाती, होमोजीनस, विषम जाति, हेट्रोजीनस, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, या सॉल्यूशन। हवा तो सॉल्यूशन नहीं है, ना ही शुद्ध पदार्थ है। अब होमोजीनस, हेट्रोजीनस में हम कह रहे हैं कि पदार्थ को हम लोग अलग कर सकते हैं, एक्सचेंज अलग कर सकते हैं। मतलब जैसे देखो दाल प्लस नमक को अगर मिला दिया जाए तो दोनों अलग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हवा जो है, हवा ये हमारा होमोजीनस है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए है, इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध किस प्रकार का मिश्रण है। मिल्क इज विच मिक्सचर, मिल्क कैसा है, सजाती है, होमोजाती है, कोलाइड है, या सस्पेंशन है। तो होमोजीनस, हेट्रोजीनस, कोलाइड, या सस्पेंशन। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस या कोलाइड, दूध हमारा क्या होता है, ना सस्पेंशन है, ना होमोजीनस है, ना सजाती है। दूध हमारा एक कोलाइड सोल्यूशन है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोल का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है। द कंपाउंड प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट इन ए सोल्यूशन इज, कह रहा है कि जो सोल्यूशन में सबसे अधिक मात्रा में होता है उसे क्या विलय कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, विलायक सॉल्वेंट, गैस और ठोस। तो ठोस क्या होता है, ठोस में जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। ठोस क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, आयतन दोनों कैसे हो, हमारे निश्चित हो, दोनों हमारे कैसे हो, निश्चित हो, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। गैस के क्या होते हैं, ना ही आकार निश्चित होते हैं, ना ही आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो,
निश्चित हो, जिसकी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे हम लोग गैस कहते हैं। अब सॉल्यूशन को हम लोग फिर सॉल्यूशन जो होता है टू होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। कम लेस क्वांटिटी जो होती है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो लार्ज क्वांटिटी होती है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो घोल का वह घटक जिसमें अधिक मात्रा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा निलंबन सस्पेंशन में कण, कह रहा पार्टिकल इन ए सस्पेंशन आर बहुत छोटे, वेरी स्मॉल, नग्न आँखों से दिखते हैं, विजुअल इन नेक्ड आई दिखाई नहीं देते हैं, विलियन जैसे होते हैं। तो निलंबन के सलूशन ना विलन जैसे होते हैं, ना ही दिखाई देते, ना बहुत छोटे होते, लेकिन ये नग्न आँखों से देखते हैं। नग्न आँखों से हम लोग निलंबन के सलूशन कण को देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर कैसा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निलंबन का उदाहरण कौन सा है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का धुआं है, दूध है, चाक पानी है, चॉक एंड वाटर है, नमक पानी है। तो निलंबन जो सस्पेंशन होता है इसे हम लोग नग्न आँखों से देख सकते हैं, नग्न आँखों से हम लोग देख सकते हैं, नग्न आँखों से देख सकते हैं, देख सकते हैं, नग्न आँखों से हम लोग देख सकते हैं। देखो चाक, अगर ये कोई बीकर है, अगर सपोज करो कि ये कोई बीकर है, बीकर में अगर हम लोग चाक और पानी घोले, ये हमारा मान लो चॉक है, ये चॉक है, और इसमें अगर हम पानी डालें, अगर इसमें पानी डालें तो वो निलंबन सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। तो चाक एंड वाटर हमारा निलंबन सॉल्यूशन है। तो इसका लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि टिंडल इफेक्ट किसमें दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट इज सीन इज विलियन सॉल्यूशन में, कोलाइड में, निलंबन में, सस्पेंशन या पानी में। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है ये हमारे कोलाइड सॉल्यूशन में दिखते हैं। इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, कह रहा है मिश्रण को अलग करने की विधि है। विच इज ए मेथड ऑफ सस्पेंशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को सेपरेशन करने की विधि कौन सी, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, छनन फिल्ट्रेशन, आसवन डिस्टिलेशन या उपयुक्त आल। वेपराइजेशन में क्या होता है, कोई चीज़ को हीट के द्वारा, डिस्टिलेशन में भी छननी द्वारा। तो मिश्रण के अलग करने वाले चैप्टर से ये मिक्सचर के जो अलग मतलब सेपरेशन से हैं, इसमें से 2024 में एक क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में आए थे, 2024 में एक क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग से आए थे इस चैप्टर में। ठीक, तो मिश्रण को अलग करने की ये सभी विधियाँ आती हैं, उपयुक्त में डी। तो इसके लिए इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट जितना होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या आता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, लेकिन इसने बॉइलिंग पॉइंट पूछा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, कह रहा आसवन किसके लिए प्रयोग होता है। डिस्टिलेशन इज यूज्ड, ठोस मिश्रण,
तरल तरल का मिश्रण, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, गैस गैस या ठोस गैस। ठोस गैस में हमारा सब्लिमेशन, गैस गैस में हमारा क्या आएगा, ठोस ठोस में क्या आएगा, और तरल तरल का मिश्रण। तो डिस्टिलेशन जो पूछा है, तो डिस्टिलेशन हमारा लिक्विड लिक्विड का होता है मिक्सचर। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक को समुद्री जल से प्राप्त करने की प्रक्रिया। कह रहा कि प्रोसेस यूज टू ऑबिटेन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। कह रहा समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या छनन कहते हैं, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, निस्यंदन या अपकेंद्रण। तो नमक जो होता है समुद्री द्वारा छनन तो की जाती है, बट उसकी फैक्ट्रियों में वेपराइजेशन से ही शुद्ध नमक प्राप्त की जाती है। देखो नमक का ढेर सारा गट्ठा समुद्र के किनारे वो लोग ढेर सारे गट्ठे इकट्ठे करते, उसके बाद वह वेपराइजेशन के थ्रू वो गट्ठे थोड़े में इकट्ठे हो जाते, फिर उसी फैक्ट्रियों में आके शुद्ध किया जाता है। तो वही कह रहा नमक समुद्री से प्राप्त की जाती है, तो वह हमारा वेपराइजेशन वाष्पीकरण से। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर कह रहा है कि कोलाइड में कण, कोलाइड में कण पार्टिकल इन ए कोलाइड आर बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, निलंबन से छोटे और विलयन से बड़े, नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। नग्न आंखों से दिखाई देते हैं सस्पेंशन, जो हमारे सस्पेंशन के कण होते हैं वो हमारे नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। ना ही ये बहुत छोटे होते हैं, ना ये निलंबन वाले कण आंखों से दिखाई देते हैं, बट जो कोलाइड वाले कण होते हैं वो निलंबन से छोटे और विलयन से बड़े होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु एलॉय किसका उदाहरण है। एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ ठोस विलयन, सॉलिड सोल्यूशन, गैस विलयन, गैस सोल्यूशन, सस्पेंशन या कोलाइड। तो जो मिश्र एलॉय होते हैं, एलॉय मिश्र धातु, वो हमारे सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी प्लस चीनी एक है, वाटर प्लस शुगर इज है, निलंबन है, सस्पेंशन है, समजातीय घोल है या विषम जातीय घोल है। तो विषम जातीय जो हेट्रोजीनस सोल्यूशन होते हैं उसमें सोल्यूशन को हम अलग कर सकते हैं, बट पानी H2O और शुगर का सोल्यूशन हमारा होमोजीनस सोल्यूशन है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाता है। कैसा हो जाता है, आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छनन फिल्ट्रेशन से अलग क्या किया जाता है। फिल्ट्रेशन सेपरेट्स घुला हुआ ठोस, अघुलनशील ठोस, इंसोल्यूबल सॉलिड, गैस या तरल। तो फिल्ट्रेशन से हमारा अघुलनशील ठोस को अलग किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि 19 नंबर घोल में कण का आकार। कह रहा पार्टिकल साइज इन सोल्यूशन बड़ा होता, माध्यम होता, बहुत छोटी वेरी स्मॉल होता, दिखाई देने योग्य होता है। तो जो घोल सोल्यूशन के कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। तो इसका आंसर नंबर जो होगा, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, केमिस्ट्री के 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा कि कोलाइड में कणों को क्या कहते हैं। पार्टिकल इन कोलाइड आर कॉल्ड फैलाव माध्यम, फैलाव चरण, डिस्पियर्ड फेज या विलेय या विलायक। तो विलेय और विलायक जो हैं ये हमारे सोल्यूशन के पार्ट हैं, सोल्यूशन के पार्ट हमारे विलेय और विलायक हैं, सोल्यूशन के पार्ट। ठीक, तो कोलाइड कण हमारे होते हैं डिस्पीसर्ड फेज में आते हैं, फैलाव चरण में। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इंग्लिश ग्रामर का MCQ है।
कह रहा आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। कह रहा कि द टीचर इज ए वेरी काइंड, अध्यापक बहुत दयालु है। टीचर है, काइंड है, इज है या वेरी। तो इस सेंटेंस में हमें क्या पहचानना है? इस सेंटेंस में हमें नाउन पहचानना है। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन होता है, नाउन इज ए नेम, इज ए नेम, पर्सन, प्लेस आर थिंग्स नाउन कहलाते हैं। आर थिंग्स नाउन कहलाते हैं। थिंग्स नाउन कहते हैं। जिसमें नाम, व्यक्ति, स्थान का बोध हो उसे नाउन कहते हैं। तो कह रहा कि अध्यापक बहुत दयालु है। तो कौन दयालु था? दयालु में टीचर, टीचर इज वेरी काइंड। तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा? नाउन हमारा टीचर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन चूज करना है। रवि इज ए माई फ्रेंड इज ए वेरी क्लेवर। रवि मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। प्रोनाउन किस होशियार है? ठीक। ही आएगा, हिम आएगा, हिज आएगा या देम आएगा। तो रवि इज माई फ्रेंड इज वेरी क्लेवर। प्रोनाउन कहता है कि जो नाउन के स्थान पे यूज हो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पे हमारा क्या यूज हो जाता है? ही यूज होता है, सी होता है, हिम होता है, दिस होता है, डैट होता है। ठीक। इट होता है। ये सभी हमारे नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। लेकिन जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमारे नाउन के जिस प्लेस पे यूज नहीं होते हैं। तो हिम पॉजेसिव में आता है, हिज भी और देम। तो देखो रवि क्या है? रवि हमारा एक नाउन है। नाउन के दर पे कौन सा है? वह उसका फ्रेंड क्या है? वो है हमारा व्यक्ति। व्यक्ति के लिए हम क्या ही का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कह रहा कि वर्ब इसमें सेलेक्ट करिए। कह रहा सी डैश टू स्कूल एवरी डे। वह हर दिन स्कूल जाती है। गो जाती है, गोज जाती है, वेंट गई, गोइंग जा रही है। तो गोइंग जा रही है किस टेंस की बात कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। वेंट ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रहा है। ठीक। अब एवरी डे, ऑलवेज ये सभी हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की कहती है हेल्प, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसमें यस या यस उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाने के नियम होते हैं। सो सब्जेक्ट में ही है, कहाँ जा किसका? गो। तो सी सिंगुलर है तो इसीलिए यस। और जाना कहाँ है? स्कूल। तो सी गोज टू स्कूल। स्कूल कहाँ जा रही? वो हर दिन जा रही। तो एवरी डे। तो इसीलिए सी के साथ हमारा गोज आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। रन दौड़ता है, ही वह, फास्ट तेज या नॉन। तो कह रहा कि ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो क्या दौड़ रहा है? ही रन फास्ट में उसने क्या, वह फास्ट मतलब वह तेज दौड़ता है। तो तेज उसमें फास्ट ही, वह दौड़ता है तो क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो उसमें एडवर्ब जो हो जाएगा वो फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का खुश, तो ग्लैड का खुश, सैड का उदास, केयरफुल का हर्षित या जॉयफुल। तो एनाटॉमिक मतलब विलोम होता है, हैप्पी मतलब खुश होता है, तो सैड मतलब दुख होता है।
तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होगा, इसके लिए आंसर नंबर बी होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे SRP क्लास एंड न्यूज़ सर्च करेंगे, न्यूज़ सर्च करेंगे तो आप लोग को उस पर पीडीएफ आप लोग को मिलेगा इस क्लास की, ठीक। 6 नंबर कहता है कि सिनामिन्स ऑफ बिग मतलब बड़ा होता है, सिनामिन्स मतलब होता है समान आर्थी शब्द। तो सिनामिन्स बिग स्मॉल लार्ज टीन या लिटिल, तो टीन लिटिल और ये स्मॉल ये सभी हमारे बिग के एनाटोमिन्स हैं, ठीक। तो सिनामिन्स क्या हो गया, लार्ज हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, रमेश रोट ए लेटर, रमेश पत्र लिखा, ए लेटर रोट बाय रमेश, पत्र रमेश द्वारा लिखा, ए लेटर वाज रिटन बाय रमेश, पत्र रमेश द्वारा लिखा गया, रमेश इज राइटन ए लेटर, रमेश ने पत्र लिखा, द लेटर राइट रमेश, पत्र रमेश लिखा है। तो ये देखो ये रोट क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में ही बदला जाता है। तो ए लेटर वाज राइटन बाय रमेश, तो इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई टू कंजक्शन, कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना कि जो दो सेंटेंस को जोड़े वो कंजक्शन का काम करता है। कह रहा कि आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है, आई है, लाइक है, एंड है और कॉफ़ी, तो वह कह रहा कि मुझे चाय कॉफ़ी, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो चाय और कॉफ़ी को जोड़ रहा है और एंड जोड़ रहा है, तो इसीलिए कंजक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए करेक्ट नाउन, कह रहा कि द डैश इज शाइनिंग, कह रहा चमक रही है क्या, सन, रन, सिंग, जंप, तो क्या चमक रही, चमकने का काम कौन कर रहा है, सन मतलब सूरज, द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, कह रहा कि दिस इज ए माई बुक, दैट इज डैश, यह मेरी किताब है, वह है क्या, माइन मेरा, मी माने मुझे, आई माने मैं, माई माने मेरा, तो कह रहा कि ये मेरी किताब है, वह मेरा है, तो 10 का क्या हो जाएगा, तो कह रहा कि दैट दिस इज ए माई बुक, वह मेरी किताब है, दैट इज माइन, दैट इज माइन, यह मेरी किताब है, वह मेरा है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज करेक्ट वर्ब फॉर्म, कह रहा कि दे प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वे अब फुटबॉल खेल रहे हैं, इज, आर, एम, वाज, तो वाज हमारा पास्ट इंडिफिनिट को शो करता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को शो करता है, एम, इज, आर, तो नाउ जो होता है, नाउ ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है, नाउ जो होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है, नाउ डेज, नाउ दैट डेज, ये सभी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करते हैं। तो प्लेइंग ये प्रेजेंट वर्ब में प्लस आईएनजी फॉर्म लगा है, इससे भी कंटिन्यूअस की शो हो रहा है। दे हमारा प्यूलर है, तो प्यूलर के साथ प्यूलर ऑफ, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। हम लोग अब तक 51 क्वेश्चन देख चुके हैं, 52 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस, कह रहा कि सी स्पोक सॉफ्टली, कि उसने धीरे धीरे बोला, सी उसने स्पोक बोला, सॉफ्टली धीरे धीरे, या इनमें से कोई नहीं। सी क्या है, सी उस बोलने का, वह बोला क्या, धीरे धीरे बोल रहा है,
तो बोलने का काम क्या है, धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे मतलब सॉफ्टली, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। सॉफ्टली धीरे धीरे बोला है तो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसने धीरे धीरे बोला है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनाटॉमिक्स ऑफ फास्ट, तेज, फास्ट मतलब तेज, कह रहा है कि एनाटॉमिक्स फास्ट का क्या हो गया, क्विक तेज, स्लो धीमा, रिपीट माने शीघ्र, शिफ्ट में तेजी। तो क्विक और शिफ्ट जो होता है ये सिनोनिम्स होता है, एनाटॉमिक्स और सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जो होता है क्विक और शिफ्ट का सिनोनिम्स, क्विक एंड शिफ्ट सिनोनिम्स है। फास्ट का स्लो होगा तो इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, ए एंटोनिम्स होता है, ठीक, फास्ट का। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, यूजुअली मतलब बदसूरत, प्रीटी मतलब सुंदर, हार्श मतलब कठोर, रूड मतलब असभ्य। तो ब्यूटीफुल ये क्वेश्चन हमारा सीपेट, ये क्वेश्चन हमारा सीपेट 2025 का, ये क्वेश्चन 2025 सीपेट का है। तो क्या ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो सुंदर का सिनोनिम्स क्या होता है, प्रीटी होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज टू पैसिव वॉइस, कह रहा कि द चीफ कुकड ए डिलीशियस मील, कह रहा शेफ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया, शेफ, कह रहा शेफ कुकड एंड डिस्क्यूज मील, मील मतलब शेफ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया, कि ए डिस्क्यूज मील कुकड बाय द शेफ, स्वादिष्ट भोजन शेफ द्वारा बनाया गया। ए डिस्क्यूज मील वाज कुकड बाय द शेफ, स्वादिष्ट भोजन शेफ द्वारा बनाया गया। द शेफ इज कुकड ए डिस्क्यूज मील, शेफ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। ए डिस्क्यूज मील, अरे मील ए कुक द शेफ। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन दो वर्ड को जोड़ता है। आई विल कम इफ इट डज नॉट रेन, मैं आऊँगा अगर बारिश नहीं होगी, मैं आऊँगा अगर बारिश नहीं होगी। आई विल इफ कम, तो मैं आऊँगा, बारिश नहीं होगी, तो मेरे आने और बारिश ना होने के बीच में मैं आऊँगा अगर बारिश नहीं होगी, तो इफ कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट नाउन, आर फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ रहे हैं, बर्ड्स पक्षी, बर्ड पक्षी, फ्लाइज उड़ता, स्काई आकाश। तो आर हमारा प्यूलर है, फ्लाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्यूलर के साथ हमारा प्यूलर लगा है, तो बहुत सारी पक्षियाँ होंगी, तो इसीलिए बर्ड्स का यूज़ किया है। अगर इज होता तो उसमें एक बर्ड का नाम लेता, लेकिन उसने आर लगाया है तो उसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन, कह रहा है गिव द बुक टू सीता इट, सीता को किताब दो, यह है, हेयर्स उसका, सी वह, हर इसे, हिम मने उसे। तो सीता को बुक दो, सीता को किताब दो, वह उसका है, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द वर्ब पूछ रहा, करेक्ट द वर्ब, कह रहा आई डैश माई वर्क स्टरडे, मैंने कल अपना होमवर्क किया। डू माने करता, डिड माने किया, डज माने करता है, डूइंग माने कर रहा है। चूज द करेक्ट वर्ब, आई माई वर्क स्टरडे, मैं स्टरडे मतलब पास्ट की बात कर रहा है। आई डिड माई वर्क स्टरडे, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसीलिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। और आज का 20 नंबर क्वेश्चन, और ये पार्ट नंबर एक का ये आज लास्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा आइडेंटिफाई द एडवर्ब, ही अराइव्ड लेट, वह देर से आया, ही अराइव्ड लेट नॉन। तो
आने का काम कौन कर रहा है, वह आया। आया कहाँ, देर से आया। देर उसमें क्या, देर से आया तो इसी एडवर्ब होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी हो तो एसआरपी क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि पार्ट नंबर 2 की वीडियो दीजिए, पार्ट नंबर 2 की वीडियो हमें आप दीजिए। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की वीडियो एसआरपी क्लास यूट्यूब चैनल पे शाम 3 बजे आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगी, सेकंड वाला। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी और हम लोग कल मिलते हैं।